अब ये देखिए कि प्रशांत किशोर की पोल मशीनरी ने बीजेपी की पोल मशीनरी को आखिर कैसे हराया। आप खुद सोचिए, प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? वो जानते थे कि इन उपचुनाव में उनका मुकाबला उस बीजेपी से है जिसके पास दशकों पुराना संगठन है, हर बूथ पर कार्यकर्ता है, मजबूत जातीय समीकरण है, सरकार की ताकत है, संसाधन है और चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने की एक सेट टेम्पलेट है। जबकि प्रशांत किशोर के पास ऐसी मशीनरी नहीं थी। उनकी जन स्वराज पार्टी केवल 2 साल पुरानी पार्टी थी, स्थापित वोट बैंक भी नहीं था, पिछली बार सारी सीटें हार गए थे, 1 सीट नहीं जीत पाए थे, सीमित संगठन था और सबसे बड़ी बात पिछले साल की करारी हार का एक बड़ा बोझ था। और ऐसे में ये मुकाबला चुनावी मशीनरी के स्तर पर बराबरी का कहीं से नहीं लग रहा था। और यहीं से प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी और अपनी रणनीति में कई बड़े बदलाव किए। सबसे पहले उन्होंने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया, जबकि पिछले साल उन्होंने ऐसा नहीं किया था, चुनाव ही नहीं लड़े थे। दूसरा, उन्होंने पार्टी के चुनावी ढांचे को छोटा और प्रभावी बनाया, यह तय किया कि उनकी मुख्य टीम में 100 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। इसके बाद उन्होंने हर टीम के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां तय की, जिनमें बूथ प्रबंधन, महिलाओं तक पहुंच, जातीय संपर्क, जो डेटा और एनालिटिक्स है और सोशल मीडिया, सबको उन्होंने शामिल किया। यानी टीम में कम लोग रखे लेकिन उन्हें ऐसे काम सौंपे जो बिल्कुल स्पष्ट थे। इसके बाद जब बीजेपी और आरजेडी उपचुनाव की तैयारी कर रही थी, तब प्रशांत किशोर लगभग 2 महीने पहले ही बांकीपुर में सक्रिय हुए और यही सबसे बड़ा अंतर आया। प्रशांत किशोर और बीजेपी की पोल मशीनरी में एक और बड़ा अंतर यह था कि उन्होंने बड़ी रैलियों पर कम भरोसा किया। बड़ी रैलियां और रोड शो करने के बजाय प्रशांत किशोर ने पूरी रणनीति डोर टू डोर अभियान पर बनाई। अब देखिए, वो चुनाव प्रचार के दौरान गलियों में पैदल घूमे, चाय की दुकानों पर बैठे, अलग अलग मोहल्ले में गए और घर घर यात्रा की, बैठके की, रात तक पदयात्राएं की, छोटे छोटे समूह में लोगों से मुलाकात की और वार्ड स्तर पर वोट बैंक तैयार किया। मंच पर चढ़कर नहीं बल्कि मंच से उतरकर लोगों के बीच जाकर ये चुनाव वो लड़े। और उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो बहुत अहम मुद्दे थे। उन्होंने लोगों से जाकर ये पूछा कि उनके यहाँ सड़क कब बनेगी, उनके यहाँ जल भराव क्यों होता है, ट्रैफिक की समस्या कब खत्म होगी, नौकरियां कहाँ है, शिक्षा का क्या हाल है, स्थानीय प्रशासन जवाबदेह क्यों नहीं है। ऐसे मुद्दे वो लोगों के बीच उठाते रहे और ये सारे मुद्दे उठाकर उन्होंने इस चुनाव को बांकीपुर के मुद्दों का चुनाव बनाया। और ऐसा नहीं है कि ये रणनीति पहली बार अपनाई गई, इस रणनीति को पहले भी कई चुनाव में अलग अलग नेताओं ने अपनाया है। लेकिन प्रशांत किशोर ने इन मुद्दों को एक योजना के तहत उठाया और जानते हैं, बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने बांकीपुर में 250 प्रोफेशनल वॉलंटियर्स को उतार दिया, जो प्रशांत किशोर को चुनाव जिताने के लिए सिर्फ काम नहीं कर रहे थे बल्कि प्रोफेशनल्स की तरह इस टास्क में पूरी तरह जुटे हुए थे। यानी जिस वक्त बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, चिराग पासवान, रविशंकर प्रसाद, मनोज तिवारी, रवि किशन, कई केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री समेत 40 स्टार प्रचारक बीजेपी को जिताने के लिए रैलियां कर रहे थे, तब प्रशांत किशोर ने 250 लोगों की एक प्रोफेशनल टीम को मैदान में उतारा हुआ था, जो डेटा के साथ मुद्दों पर लोगों को प्रशांत किशोर से जोड़ने में जुटी हुई थी। यहां प्रशांत किशोर बांकीपुर के लोगों से एक बात बार बार कह रहे थे कि अगर लोग उन्हें चुनेंगे तो वो उन्हें शर्मिंदा नहीं करेंगे। यानी वो लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहते थे कि अगर इन उपचुनाव में जनता ने उन्हें चुनकर विधानसभा भेजा तो वो अकेले ही सरकार के नीतिगत फैसलों पर उसे जवाबदेह बनाने के लिए काफी है और विधानसभा में विपक्ष की आवाज कमजोर नहीं होगी। पश्चिम देशों में इस सिद्धांत को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जिससे लोग ये सोचते हैं कि सरकार पर दबाव बनाए रखने के लिए एक ऐसे नेता को चुनाव जीतकर जरूर भेजा जाए जो कम से कम अपनी आवाज उठा सके, उनकी आवाज उठा सके या इस मुद्दे को सही से पेश कर सके। जैसे भरत तिवारी एनकाउंटर, इस मुद्दे पर बिहार में बहुत विवाद हुआ, लेकिन विधानसभा में यह मुद्दा इस तरह से उठा ही नहीं जैसे कई लोग सोच रहे थे, चाह रहे थे। और यहां चिंता सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है बल्कि चिंता विपक्षी पार्टियों के लिए भी है। प्रशांत किशोर लंबे समय से कहते रहे हैं कि बिहार में काफी लोग बीजेपी को इसलिए वोट देते हैं क्योंकि वो आरजेडी को सत्ता में नहीं देखना चाहते। और प्रशांत किशोर के मुताबिक वो बांकीपुर के नतीजों से ऐसा संकेत देने में कामयाब रहे हैं कि अगर लोगों को कोई विश्वसनीय तीसरा विकल्प मिलता है तो वो बीजेपी और आरजेडी दोनों से हटकर भी वोट
दे सकते हैं। और यही वजह भी है कि इस उपचुनाव में बीजेपी प्रशांत किशोर से 15% वोटों से पिछड़ी और आरजेडी की तो जमानत ही जब्त हो गई, जबकि आरजेडी बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है। देखिए, आपने जात के लिए वोट दिया, आपने धर्म के लिए वोट दिया, आपने मोदी के लिए वोट दिया, आपने लालू के लिए वोट दिया। एक बार इन सब से ऊपर उठिए। ये सरकार बनाने के लिए वोट नहीं है, किसी को हटाने के लिए वोट नहीं है। एक बार बिहार को नया रास्ता दिखाने के लिए वोट दीजिए। वो सामान्य वो युवा थे जो रोज रोज हो रहे पेपर लीक से, अनएम्प्लॉयमेंट से, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से परेशान थे। वो किसी एक नेता के पीछे नहीं आए थे, वो अपने और अपने साथियों के लिए बेहतर भविष्य के लिए वो आए थे वहां पर। और उसका परिणाम देखिए, अपने को दुनिया का सबसे बड़ा दल बताने वाली भाजपा 3 दिन के अंदर सारी हेकड़ी हवा हो गई। पहली बार 30 वर्ष में भाजपा वाले थर थर कांप रहे हैं। 40 आदमी का टीम बनाया है, पूरी सरकार लगी है। आप जब खड़े हुए हैं, भाजपा को खाली ये डर हुआ है कि कोई दूसरा विकल्प भी लोग ले सकते हैं। अगर वोट आपने दे दिया तो अगला चुनाव लोकसभा का है, लिख कर रखिए। भाजपा का एक एक नेता आपके घर आएगा, आपसे पूछेगा, ये चचा काहे नहीं वोट दिए, काहे नाराज है, आपकी पूछ बढ़ेगी। बांकीपुर बिहार का पहला विधानसभा बनेगा जहां अगर आपके बच्चे के पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाइए। उसका खर्चा प्रशांत किशोर के जिम्मे अपने भाई अपने बेटे पर छोड़ दिया। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। अब तक प्रशांत किशोर से बार बार यही पूछा जाता था कि वो दूसरों को चुनाव जिता सकते हैं, लेकिन क्या खुद कोई चुनाव जीत सकते हैं? अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में प्रशांत किशोर ने कई राजनीतिक पार्टियों को चुनाव जिताए हैं। हालांकि कई जगहों पर वो फेल भी हुए हैं और कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि जहां जहां जीतने की प्रोबेबिलिटी या चांस ज्यादा हो, वहां पर प्रशांत किशोर पहुंच जाते हैं मदद करने। लेकिन देखिए, जब साल 2012 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अपने कार्यकाल का लगातार तीसरा चुनाव लड़ रहे थे, तब प्रशांत किशोर ने ही उनके लिए चुनावी रणनीति पर काम किया था। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वो प्रधानमंत्री मोदी की टीम का हिस्सा थे और इसके बाद उन्होंने बिहार से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में डीएमके को 2021 का विधानसभा चुनाव जो है उसमें वो रणनीतिकार रहे और ये लोग चुनाव जीते। और एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में उनका करियर शानदार रहा। लेकिन जब 2024 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, बिहार में तीसरा विकल्प बनने के लिए ताल ठोकी, बड़ी मेहनत की, 2 साल तक तो सिर्फ घूमते रहे अपनी पार्टी बनाने से पहले, तब पिछले साल विधानसभा चुनाव में 2036 सीटों पर उनकी पार्टी की जमानत जब्त हुई। तो 236 पे तो जमानत जब्त हुई और मतलब कुल मिलाकर उनको लेकर, उनकी लीडरशिप को लेकर, उनकी पार्टी, उनकी सोच को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। लेकिन आज प्रशांत किशोर ने अपना पहला जो चुनाव है, जब वो खुद चुनावी मैदान में उतरे तो जीत दर्ज की और कई चीजों को इसके साथ बदल दिया। अब ये नहीं कहा जा सकता कि जनसुराज पार्टी से प्रशांत किशोर का एक प्रयोग है। दूसरा, अगर बीजेपी का सबसे सुरक्षित गढ़ भी चुनौती में आ सकता है तो बिहार की बाकी सीटों पर मुकाबला और मुश्किल हो सकता है। तीसरा, जनसुराज पार्टी अब सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आरजेडी और कांग्रेस के लिए भी चुनौती बन सकती है। यानी बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प की संभावना पहले से ज्यादा मजबूत दिख रही है। और प्रशांत किशोर ने खुद कहा है कि 30 साल का गैप सिर्फ 30 दिनों में भर गया। यानी इस बयान के जरिए उनका इशारा था कि सालों से जिस राजनीतिक जगह को खाली माना जा रहा था, उसे उन्होंने बहुत कम समय में भर दिया। बांकीपुर के अलावा आज एक और सीट के उपचुनाव की चर्चा, और वो भी बीजेपी को हार वहां मिली है। ये सीट है मध्य प्रदेश की दतिया सीट, जहां कांग्रेस को जीत मिली। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान इस सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा हार गए थे, लेकिन इस बार उपचुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक काफी नाराज थे और दतिया में बीजेपी के जिला कार्यकारिणी से सामूहिक इस्तीफे भी हुए। हालांकि बाद में नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार भी किया और कहा समर्थन करेंगे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी दतिया में उपचुनाव हार गई।
अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि इस बार पार्टी को पहले से ज्यादा वोट मिले हैं और पहले भी ये सीट कांग्रेस जीती थी, अभी भी कांग्रेस जीती है। सुनिए। दतिया चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज्यादा पाए। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ तीनों राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा की सीट आजादी के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। तो चलिए, बांकीपुर और दतिया के अलावा एक और सीट पर उपचुनाव हुआ है जहां बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। ये सीट है गुजरात की मांजलपुर। यहां बीजेपी के सतेंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार को 30,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया है।